बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS11 फाइनल टर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से और 82 लेक्चर्स से लेके 234 लेक्चर्स तक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को इस वीडियो का इंतज़ार था, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आप लोगों ने एंड तक देखना है और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं 82 से। यहाँ पे हमारा पहला मॉड्यूल है 82। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज हमारे चैनल पे 4K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। हमारा जो टारगेट है वो फाइनल टर्म से पहले पहले जो है ना 5K सब्सक्राइबर्स का है, तो आई होप आपकी हेल्प से वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे प्रोटेक्शन एंड क्यूर्स के वाले से मॉड्यूल 82 में। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी आपने इसमें नहीं करना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट बता दूंगा मैं। अदरवाइज जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं ना, आपको हाईलाइट की गई, ये सारी क्या हैं, ये MCQs टाइप जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऐसे मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ, मैं जस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आया है, हमारे सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है कि HTTPS और HTTP में क्या फ़र्क है। तो इसमें फ़र्क ये है कि जो HTTPS है वो सिक्योर वर्जन है किसका, बोला HTTP का। ठीक है, ये जो इसके आगे S लगा हुआ है इसका मतलब है सिक्योर। ठीक है, तो HTTPS क्या है, वो सिक्योर वर्जन है HTTP का। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर सॉकेट लेयर जो शॉर्टकट की आप कह सकते हो कि किसकी है, SSL जो है ना वो मुखफ़फ़ है इसका, स्क्वायर सॉकेट्स लेयर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक की इंक्रिप्शन और प्राइवेट की, ये जो पब्लिक की और प्राइवेट की होता है इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पब्लिक की क्या होती है और प्राइवेट की क्या होती है। ठीक है, ये दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनको जो नखट्टू है ना हमारे, जो चाहते हैं कि हम जस्ट पास हों, उनके लिए भी मैं वो बताऊंगा, लेकिन वो आगे हैं, जो भी आएगा मैं वो बताऊंगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जनाब आपको जो है ना वो ये आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट ECPA। ठीक है, इसका मुखफ़्फ़फ़ जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के मद्देनज़र रखते हुए MCQs को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है मेकिंग ए कप ऑफ टी। इस पे आपने क्या करना है, अपने लिखना है कि किस तरह आप एक चाय का कप बना सकते हो। अब लड़कियाँ जो है ना वो इजीली बना लेंगी, कैसे कि मतलब पहले वाटर जो है ना वो केटल में ऐड किया, दैन उसको बॉयल किया, दैन उसमें चाय डाली, दैन उसमें मिल्क डाला, दैन उसको हिलाया। ठीक है, स्टिर किया, और दैन उसमें शुगर डाली, दैन उसको जो है ना वो पुट टी इन कप में डाली, दैन उसको पी गया। ठीक है, सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद KM2 मीटर्स, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मशीन साइकिल इसको हम नेक्स्ट करेंगे, लेकिन आपको मशीन साइकिल के 3 स्टेप्स जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो आने चाहिए। पहला होता है फैच एन इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है डिकोड द इंस्ट्रक्शन, तीसरा होता है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये तीनें आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम मॉड्यूल 86 में जाएँ तो यहाँ पे अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम क्या होता है, ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल स्टेप दैट डिटर्मिनेटिंग प्रोसेस, यहाँ पे और लिखा हुआ है लेकिन वो हमने पीछे किया था, वही आपने करना और यहाँ से कुछ नहीं करना। ये MCQs के लिए आपने लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ नहीं करना, मतलब कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के मद्देनज़र कुछ नहीं करना, MCQs के हिसाब से आपने इधर करना है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल इसमें हमारे पास ये ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस और नेचुरल लैंग्वेजेस में डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये आगे भी आएगा तब हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा डिटेल से अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद ज़ीरो कोड क्या होता है। ठीक है, ज़ीरो कोड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फॉर्मल इज़ अ फेवर ऑफ लेस फॉर्मल मोर इनिशिएटिव नोटेशन सिस्टम नाउन एज ज़ीरो कोड, एंड ज़ीरो कोड इज़ अ नोटेशन सिस्टम इन विच आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इनफॉर्मली ड्यूरिंग द एल्गोरिदम डेवलपमेंट प्रोसेस। एल्गोरिदम डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो इंफॉर्मेशन होती है उसको नोटेशनल सिस्टम में लिखा जाता है, तो उसको ज़ीरो कोड बोलते हैं। ज़ीरो कोड के जो लैंग्वेज वर्जन्स हैं वो क्या है, अलगोल और पास्कल है। ठीक है, जैसे कि लाइक हमारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं या एकेडमिक पेपर्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं दे रहा क्योंकि अगर मैं डिटेल देता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने इनकी डिटेल्स जो है ना वो हमारे जो शॉर्ट लेक्चर्स है वहाँ से जाके ले लेनी है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट लेक्चर से जाके देखें और वहाँ से उसकी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है,
उसके बाद ये एक एनुअल एक्सपेंडिचर का होता है, ठीक है, लीप ईयर का होता है। इसका जीरो कोड वो बोलते हैं कि इसका जीरो कोड लिख दो, तो इसका जीरो कोड ये बनता है, इफ़ ईयर इज़ अ लीप ईयर डेली टोटल जो होंगे वो टोटल ओवर 366 बनेंगे, एल्स डेली टोटल जो होंगे वो टोटल ओवर 365 बनेंगे, ठीक है। तो अगर वो लीप ईयर हुआ तो वो 366 का होगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 90 में आए, वाइल स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। वाइल स्ट्रक्चर और फंक्शन स्ट्रक्चर में इन्होंने डिफरेंस पूछा था हमारे सैम्पल पेपर में भी, ठीक है। वाइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है, इसको आपने याद कर लेना है। और जो फंक्शन स्ट्रक्चर है ये आपके सामने है, इसकी डेफिनेशन आपने ये वाली याद कर लेनी, ठीक है। और ये डेफ जो है ना, डेफ नेम वाला, इसका ये जो मैंने तब भी बताया था शॉर्ट लेक्चर्स में भी कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें वो सवाल आपसे पूछेंगे, द फंक्शन ग्रेटिंग्स इन जीरो कोड। ग्रेटिंग्स का फंक्शन जो है ना वो जीरो कोड की में लिख दें, वो बोलेंगे कि जीरो कोड लिखो फंक्शन ग्रेटिंग का, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें क्या है कि डेफ जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकुलर नेम होता है या यूनिट होता है, किसी भी चीज़ का जो नेम होता है उसको डेफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने ग्रेटिंग बोला, तो डेफ हमारा जो है वो क्या है, ग्रेटिंग ही है, यानी ये एक पार्टिकुलर नेम है जिस पे हमने जीरो कोड लिखना है, डेफ ग्रेटिंग, ठीक है। ये जो है ना वो ब्रेसेस लगा के कोलन एंड देन काउंट इज इक्वल टू 3, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट हेलो काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। ये आपने कितने 5 लाइन है, इनको रट लेना है, कुछ भी करो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का भी है, ठीक है। उसके बाद जनाब 92 में आए, एल्गोरिदम डिस्कवरी में आए, तो यहाँ पे जे पोलिया ने 1945 में क्या किया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस प्रेजेंट किए थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेजेस प्रेजेंट किए थे। इसके 4 फेज़ हैं, इनको आपको आना चाहिए चारों फेजेस। पहला फेज़ क्या होता है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बाद उसके लिए एक प्लान जो है ना वो क्रिएट करना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को इस प्लान से सॉल्व करेंगे। उसके बाद उस प्लान पे वर्क करना चाहिए, यानी उसी प्लान पे स्टिक होके उसी प्लान को कैरी आउट करना चाहिए। दैन जो चीज़ें आएंगी उनको एवेल्यूट करके सोल्यूशन की एक्यूरेसी और उसके जो टूल्स होंगे, सारा प्रॉब्लम्स होंगी दूसरी, उनको भी देखना चाहिए। तो ये 4 जो टूल्स हैं, ये वाले 4 फेसेस, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब मॉड्यूल 93 में फुट इन द डोर है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। मॉड्यूल 94 में एल्गोरिदम डिस्कवरी है, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है। मॉड्यूल 95 है, इसमें स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है, ठीक है। इसको भी आपने छोड़ देना है, ये एज MCQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉप डाउन और बटम अप मेथडोलॉजी भी, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम या इटरेटिव स्ट्रक्चर ये हमने पीछे भी देख लिया, इसको भी आपने यहाँ पे छोड़ देना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपके लोगों को कि सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम इन जीरो कोड जो है ना, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब कि वो कहते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने करना है इसको, ठीक है। इसको बैठ के करें, रट्टा लगाएं, जो मर्ज़ी करें, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब रिपीटेड नहीं है, पिछले लास्ट ईयर्स में या पिछले साल में रिपीटेड नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लूप कंट्रोल या वही इटरेटिव स्ट्रक्चर जो कि पीछे भी हमने देखा, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। जस्ट इतना है। और ये इटरेटिव स्ट्रक्चर्स के उन्होंने पूछे थे कि 3 जो लूप होते हैं उन पे बताओ, या उनके जो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं वो बताओ। तो वो 3 एक्टिविटीज़ ये थी, ये हमारे सैम्पल क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन, इसको आपने कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ रिपीटेटिव कंट्रोल, ठीक है। रिपीटेटिव कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखने, तो 3 है, इनिशियलाइज है, टेस्ट एंड मॉडिफाई है, ठीक है। सिंपल पहले हम इनिशियलाइज करेंगे इनिशियल स्टेट पे, दैन उसको हम टेस्ट करेंगे, दैन उसको मॉडिफाई करेंगे, अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसको मॉडिफाई करेंगे। 3 टेस्ट हैं ये, रिपीटेटिव कंट्रोल के हैं, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लूप एग्जीक्यूशन का, यहाँ पे ये बहुत ही पूछा जाता है, ये MCQs में सेम टू सेम इतना बड़ा है तो बड़ा ही पूछा जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लूप एग्जीक्यूशन के हवाले से, और इसमें वो क्या बोलते हैं कि ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि लेट्स राइट अ जीरो कोड फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लिस्ट, और ये बाद का ये सेम होती है या डिफरेंट भी हो सकती है। तो जो भी लिस्ट हो आपके लिए, जो इसका जीरो कोड होगा वो ये सेम ही रहने वाला है, कि मतलब डिफाइन मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम, मैक्सिमम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट। मैक्सिमम क्या होगा, जो पहला नंबर होगा लिस्ट में, और करंट क्या होगा, करंट होगा जो सेकंड ऑर्डर इन द लिस्ट होगा। वाइल एलिमेंट्स इन द लिस्ट एग्जिस्ट इफ़ मैक्सिमम इज़ ग्रेटर देन करंट, अगर जो मैक्सिमम है वो करंट से छोटा है, ठीक है, करंट जो है वो बड़ा है, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट। मीन के ये अजीब सा है, लेकिन ये आपको आना चाहिए यार, ये ख़त्म बात यहाँ पे होती है कि ये आपको आना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद फाइंड फैक्टोरियल है, मॉड्यूल 100 है। इस पे एक ही मॉड्यूल पे मैंने पूरा एक शॉर्ट लेक्चर्स बनाया था। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आप वो वाला जो शॉर्ट लेक्चर्स है ना उसको देखना है आपने, ठीक है। उसमें जस्ट एक ही यही मॉड्यूल डिस्कस किया था और इसका जो ये फैक्टोरियल का सारा इटरेशन वगैरह इसको मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरह ये आता है, ठीक है। ये सारा वहाँ पे सॉल्व हुआ है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लूप एग्जीक्यूशन में जब भी वो आपसे पूछते हैं ना कि ये जो लूप है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, तो अगर यहाँ पे n5 दिया हुआ है तो वो 5 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये जहन में रखना है। अगर n वो ज़्यादा देते हैं तो भी उतनी दफ़ा ही जो है ना वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे सैम्पल पेपर में भी कि प्री टेस्ट लूप क्या होता है और पोस्ट टेस्ट लूप क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहीं से उसके क्वेश्चंस उठा के वहाँ पे डाले थे। सैम्पल पेपर आपने लाजमी देखना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि मैंने उनको वहाँ पे थोड़ा डिटेल से बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, ये पैराडियम यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। ये भी नहीं करना है आपने। मॉड्यूल 105 में रिकर्सिव कंट्रोल्स है, ये भी आपने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जनाब एल्गोरिदम एफिशिएंसी है, ये भी आपने नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बार बार मेरे बताने का मकसद ये है कि आप ये ना कहो कि मतलब कि एमसीक्यूज़ के वाले से जो हाईलाइटेड है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज़ है, इस टॉपिक में वेरिफिकेशन एग्जाम्पल में इसमें क्या है एमसीक्यूज़ है आपको मिलेंगे, ठीक है। डीबगिंग का एमसीक्यूज़ आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट जो है ये वाले एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। और जनाब यहाँ पे मॉड्यूल 1110 में आया, अर्ली जनरेशन्स में आया तो असेंबलर्स का एमसीक्यूज़ हमारे आया है, क्या कहते हैं उसके सैम्पल पेपर में भी। इसमें क्या होता है कि ये मशीन इंस्ट्रक्शंस को सॉरी जो मैन्युमैनिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, इसको असेंबलर्स बोलते हैं। और जो ये कन्वर्ट करता है उनको असेंबली लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए एज एमसीक्यूज़, वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंसी क्या होती है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेचुरल लैंग्वेजेस विज फार्मल लैंग्वेजेस, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं इंग्लिश, उर्दू, और नेचुरल लैंग्वेजेस में जो अगर ग्रामर की बात करें तो एक लफ्ज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। अगर फार्मल लैंग्वेजेस में यही बात करें, फार्मल लैंग्वेजेस मीन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इनमें एक लफ्ज़ से का जो होता है मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है, एक लफ्ज़ का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो डिफरेंस इनमें दो तीन ही है, जस्ट वो याद करने हैं। और मशीन इंडिपेंडेंस में कुछ नहीं याद करना, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस है। उसके बाद यहाँ से जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं, मॉड्यूल 112, ये आपके फाइनल के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे से करना है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लाइक इम्परेटिव पैराडियम है, तो इम्परेटिव पैराडियम की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इज़ नॉन एज प्रोसीजरल पैराडियम, जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी एमसीक्यूज भी है, ठीक है। मतलब कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी इनसे आएगा और इनसे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ये जो इम्परेटिव पैराडियम्स का ये जो पूरे टॉपिक्स हैं, ये एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सा पैराडियम के साथ कौन सी लैंग्वेज होती है। लाइक यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये इनके एमसीक्यूज के हिसाब से मैंने किए हुए हैं कि लाइक जो फंक्शनल पैराडियम है उसमें लिस्प की लैंग्वेज यूज़ होती है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम है, ये अब हमारे पास सैम्पल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम्स में जो तीन जो लैंग्वेजेस यूज़ होती है उनके नाम लिखो, तो वो कौन सी थी, सी हैश, ठीक है, जावा, सी प्लस प्लस, स्मार्ट आर्क, ये सारे इसमें यूज़ होते थे, ठीक है। इम्परेटिव पैराडियम्स में कौन से यूज़ होती है, ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये हाईलाइट इसलिए की है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि कौन सी है, तो वहाँ पे इनका राइट आंसर ये बनता है जो हाईलाइट किए, तो ये आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेटिव पैराडियम है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये इनका लॉन्ग कैसे बनता है कि ये इनमें डिफरेंस पूछते हैं, लाइक फंक्शनल पैराडियम में डिफरेंस क्या है और डिक्लेरेटिव पैराडियम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसी तरह इम्परेटिव पैराडियम में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं, या बाद का ऐसा होता है कि वो आपको दे देते हैं और आगे उनके जो है ना वो बनी होती है, नेम लिखे होते हैं, पूरी डेफिनेशन बनी होती है, आगे नेम लिखा होता है, तो आपने मैच करनी होती है कि कौन सी डेफिनेशन किसके साथ मैच हो रही है। उसके अलावा ये जो मॉड्यूल्स है ना 112 से लेके इतना तक, ये 115 तक, इनमें एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे फाइनल में। और छोटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ इन मॉड्यूल्स की, और इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये क्लास और इंस्टेंस का भी पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपको डाटा टाइप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। वो पूछते हैं कि 3 डाटा टाइप्स बताओ, ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या है, इंटीजर में हम वैल्यूज़ को किस तरह रिप्रेजेंट्स करते हैं, फ्लोट क्या है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे हमारे पास और दो हैं, एक है करैक्टर एंड दूसरा है बोलियन, ठीक है। करैक्टर और बोलियन में डिफरेंस क्या है, इनमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रीमिटिव डाटा टाइप्स ये बोलियन से रिलेटेड है, ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर अरे, ठीक है। ये अरे जो है ना, इसमें आपको जस्ट एक चीज़ का पता होना चाहिए, ये वाली चीज़, ठीक है, कि अरे में हम किस तरह अरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अरे का, और इसमें एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंट स्कोर 2 और 9, यहाँ पे 2 और 9 जो है ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं, तो ये जो 2 होता है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है, और जो 9 होता है वो क्या रोज को रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में भी एमसीक्यूज आया है, ठीक है। उसके अलावा ये हेट्रोजीनियस अरे जो है ये भी सैम्पल पेपर में आया है क्वेश्चन कि हेट्रोजीनियस अरे क्या होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है ना ये आना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है, ठीक है, इम्प्लाई का, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पे लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के तौर से इम्पोर्टेंट है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाला। उसके बाद ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये आपको शॉर्ट 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो है ना वो डेफिनेशन और उसके जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन होती है वो लिखें, ठीक है। तो इसकी ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन होती है, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट ए अदरवाइज स्टेटमेंट बी, ठीक है। उसके अलावा जनाब आपको जो है ना वो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं आपको एमसीक्यूज़ में, कि अगर ये पहले को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो यानी अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे तो बंदा पास हो जाएगा, अदरवाइज़ फेल हो जाएगा। तो 50 से ज़्यादा हुए तो पास है, नहीं तो फेल है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है स्कॉलरशिप की। इसमें लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीजीपी दी हुई है 3.5 है, उन्होंने सीधा साधा बोला है कि अगर सीजीपी जब वो 3 से ज़्यादा होगी तो हम उसको दे देंगे, या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तो ये 3 से ज़्यादा तो उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो गिव स्कॉलरशिप। इसी तरह यहाँ पे 3 जो 5 है, यहाँ पे 2.5 होता है, तो ये 3 से कम होता है तो इसको स्कॉलरशिप नहीं देनी, तो सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप, इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद लूप कंट्रोल्स हैं, ये वाला आपको लूप कंट्रोल्स का जो ये है ना ये आना चाहिए आपको, ठीक है। ये जो मॉड्यूल 100 है उसमें भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको इसकी जो है ना वो आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बता देता हूँ कि सी आउट को जो रिप्रेजेंट्स करती है वो क्या चीज़ें होती है, वो ये होता है सी आउट को रिप्रेजेंट्स करना, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो ये आपको लूप कंट्रोल का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। और ये 5 टाइम्स ही रिप्रेजेंट्स होगा, जितने टाइम बोला उन्होंने उतने टाइम ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के लिए हैं, ठीक है। जो शॉर्ट एंड लॉन्ग हम उसकी बात करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपको ये जो इनके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कौन कौन सा किसको रिप्रेजेंट्स करता है, ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर हो तो ये एक कैसे आता है, ये हमने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया है, ठीक है। अगेन आप वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा लेस दैन इक्वल दैन, ये आपको इनके साइन का पता हो, और इसमें जो ये चीज़ है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस पे मैं आपको सैम्पल पेपर में पूरा बता चुका हूँ कि ये इसमें से आउटपुट कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ये आपने को लाजमी आनी चाहिए, इसको आपने देख लेना उधर से। और ये जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं ये एक है, एक ये है, ठीक है, इनको कर लेना। ये बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं, कोई मुश्किल वाला काम नहीं इनमें। उसके बाद लॉजिक ऑपरेटर्स का आपको टाइप्स का पता हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन होती है ये लॉन्ग में 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसका भी ये जो ये दिए हुए हैं ना, इनको आपने 1-2 दफ़ा देख लेना, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इनको आपने अगर सैम्पल पेपर आप देखते हो तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास है वो है ट्रूथ टेबल का। वो सीधा सादा बोलते हैं कि ट्रूथ टेबल लिख दो, ठीक है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है हमारे पास, तो ये आपने लिख देना, ठीक है। सेम ऐसा ही बना के लिख देना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी से आप भी बना सकते हो जैसा आपको इजी लगे, ठीक है। उसके अलावा ये आपको जो है ना वो एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले, ठीक है। उसके अलावा जनाब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे फाइनल टर्म के लिए, कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। उसके 3 स्टेप्स क्या हैं जनाब। एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो सिंपल होता है उसका जो अगर हम एज उसको यहाँ पे जैसे दिखाया गया है बना के ग्राफ साथ, ठीक है। तो इस तरह भी वो पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को बना कर दिखाओ, ठीक है।
तो इसमें पहले आपने ये लिखना है, ये डेवलपमेंट होगी देन यूज़ होगा, उसके यूज़ और मेंटेनेंस दोनों का चक्कर आपस में चलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज़ है इसमें है वो है आपके इसके जो फेज़ हैं, ठीक है। इसके जो फेज़ हैं उनका आपको पता हो, एक तो तरतीब आपको आती हो, ठीक है, दूसरा आपको डेफिनेशन आती हो, तीसरा आपको ना इनका थोड़ा सा कंसेप्ट भी आता हो, ठीक है। इसमें से हर एक में से एमसीक्यूज पूछा जाता है, इनका डिफरेंस पूछा जाता है लॉन्ग में शॉर्ट में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है, ठीक है। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज़, ठीक है। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज़ में वो पूछते हैं कौन, ये एक एमसीक्यूज भी है कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज़ साइकिल में कौन सा स्टेप नहीं है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वो मेंटेनेंस का स्टेप होता है जो नहीं होता है। बाकी ये स्टेप्स जो है ना, ये 4 स्टेप आपको ऐसे ही तरतीब से पता हो कि कौन कौन से हैं। अगर वो आपसे पूछता है आपने इस तरह बना के देना, तो आप इस तरह भी बना कर दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये देखें हमने ऊपर यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ डिस्कस हुआ है, देन जो डिज़ाइन फेज़ का हुआ है डिस्कस, इसका मतलब क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन है, वो आपने जो इनका फ़र्क है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ का है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग फ़ेज़ है। तो ये 131 तक मैंने बताया भी था। मैं जो पूछ रहे थे ना दोस्तों, उनको मैंने बताया भी था जो लेक्चर्स है ना मॉड्यूल 109 से लेके 132 तक। तो अब मुझे वो था 109 में पैराडियम्स है, तो 112 से लेकर ये जो 131 तक है ना, ये आपको आने चाहिए बहुत ही अच्छे से। इससे आपका जो है ना वो मेरे हिसाब के मुताबिक जो है ना वो 30 से 35% का पेपर इजीली हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल 112 से लेके 131 तक, ठीक है। ये 132 में वाटरफॉल मॉडल है, ये वाटर जो मॉडल्स हैं ये पता आपको होने चाहिए, ठीक है। ये मॉडल जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, या इटरेटिव मॉडल क्या है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटोटाइपिंग, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब, कि वो पूछते हैं कि प्रोटोटाइपिंग क्या है। इसकी तीन वो बोल देते हैं कि टाइप्स के नेम लिख दो बाद का शॉर्ट क्वेश्चंस में, या वो लॉन्ग में पूछते हैं कि इनमें डिफरेंस करो, इवोल्यूशनरी है, थ्रो वे है और रैपिड प्रोटोटाइपिंग है। जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, इवोल्यूशनरी है, थ्रो वे है एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। मैं बता नहीं रहा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब कि समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी शॉर्ट लेक्चर्स बना चुके हैं, वहाँ से आप इसको समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप शॉर्ट लेक्चर्स में जाओ, वहाँ से वो लेक्चर्स आप उसको सुनो, ठीक है। अगर आपने अगेन सुने हुए, पहले सुने हुए, तो अगेन सुनो ताकि आपको उसकी समझ आ जाए, ठीक है। उसके अलावा कपलिंग है, कंट्रोल कपलिंग है, ये शॉर्ट लेक्चर्स है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। ये दो दो यहाँ पे एक और है कि कपलिंग क्या होती है, ठीक है, और कपलिंग की टाइप्स क्या है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स आप इसकी लिख सकते हो, एक कंट्रोल कपलिंग आप लिख सकते हो, दूसरा यहाँ पे डाटा कपलिंग लिख सकते हो, ठीक है। दोनों सिंपल है। ये ग्लोबल डाटा है जो इसको आप छोड़ दो, ये कपलिंग, डाटा कपलिंग और कंट्रोल कपलिंग आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या होती है, क्वेश्चन लॉजिकल होती है या फंक्शनल होती है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस है। एक ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि लॉजिकल क्वेश्चन क्या होती है, फंक्शनल क्वेश्चन क्या होती है। इससे आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ये क्योंकि मैंने जो भी हाईलाइट किया इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मतलब फजूल हो, ठीक है। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये तो एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का, वो ये पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग के 2 इनकरनेशन बताएं, 2 इनकरनेशंस, यहाँ पे जैसे लिखा हो 2 इनकरनेशंस। तो इसके 2 इनकरनेशंस बताने होते हैं, एक होता है डिज़ाइन गोल, दूसरा होता है इम्प्लीमेंशन गोल, ठीक है। तो ये आप तो आपको आना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स में ये एमसीक्यूज आपको आएंगे, ठीक है। और डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है ना वो एमसीक्यूज मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मिस हुई हो। अगर कोई बंदा इन चीज़ों को अच्छे से रट लेता है ना, तो उसके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, मैं छोटी के साथ बोलता हूँ। हाँ ये है, अगर कोई कंसेप्ट उसका सही ना हो तो हो सकता है, ठीक है। ये बेसिस पाथ टेस्टिंग जो यहाँ पे है, ये हमारे सैम्पल पेपर में भी इसका क्वेश्चन आया था, एमसीक्यूज था, ठीक है। उसके अलावा आपको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी है। एमसीक्यूज तो ब्लैक बॉक्स का बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड रहा है हमारे जो क्या कहते हैं उसको
क्विज़ थ्री था, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपको यूज़र डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंस आना चाहिए। इससे आपका जो है ना वो एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, दूसरा आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं इधर से इसलिए बोलता हूँ हैंड आउट से करने को, क्योंकि जब आप लाइक अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना एर्गोनॉमिक्स, तो इसके साथ ही आप कोग्निटिक्स को भी पढ़ लोगे, जो कि दोनों मतलब एक साथ पढ़ोगे तो दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो इन ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। हमारे सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था इन दोनों का, ठीक है। ये जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किया वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जोम से जो है ये टॉम्स इसको बोलते हैं, ये 4 आपको आने चाहिए इसके बस, कि GOMS का मतलब क्या बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन की रूल से बता रहा हूँ आपको, गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। ये इसके 4 बनते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आना चाहिए। बाकी एमसीक्यूज आपने सारा पढ़ना है जो हाईलाइट किया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए अगर आप फुल मार्क्स लेना चाह रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अरे है, ठीक है। एग्रीगेट टाइप है, यहाँ पे डाटा अब्स्ट्रक्शन की टाइप शुरू हो जाती हैं। ये जो मॉड्यूल्स हैं 146 से 149 तक, मैंने सैम्पल पेपर में भी बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। डाटा अब्स्ट्रक्शन की टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें आपको अरे का पता हो, अरे क्या होती है, अरे का हेड क्या कहलाता है, उसकी टेल क्या कहलाती है। इसी तरह लिस्ट, स्टैक और क्वीज, इनकी भी आपको पता हो, लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होती है। ये अब हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है हमारे सैम्पल पेपर में इसमें से, ठीक है। उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे पर नोट लिख दो या लिस्ट, स्टैक और क्वीज में डिफरेंस लिख दो, नहीं। उन्होंने ये बोला कि डाटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ये वाला लफ्ज़ उन्होंने बोला, हालांकि ये जहन में नहीं आता। ये उन्होंने लफ्ज़ बोला कि डाटा अब्स्ट्रक्शन की टाइप्स क्या होती है, डाटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके आगे 3 टाइप्स लिख दो अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। तो मैंने उसके क्वी, लिस्ट और स्टैक शायद ये 3 लिख दी थी, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ट्री क्या होता है, ठीक है। ट्री का हेड क्या होता है, उसकी टॉप क्या होती है, वो सारे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, ठीक है। ये लेक्चर 146 से 149 तक आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको आना चाहिए ये वाले। उसके बाद ये 150 से आगे एमसीक्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें एमसीक्यूज़ ही आपको मिलेंगे, ठीक है। ये स्कीमा और सब स्कीमा में डिफरेंस जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। और एमसीक्यूज़ में तो ये बार बार मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से कुछ नहीं करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की रूह से ये जो रिलेशन डाटाबेस मॉडल है इसको भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें एमसीक्यूज़ है जो आपने करने हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने सैम्पल पेपर में भी बताई थी कि जो टीचर है ना वो अब इन मॉड्यूल्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। ये जो मॉड्यूल 156 है, 157 है, ठीक है। इनमें वो इस तरह की पूछ रहा है कि क्वेरी बताओ कि रिलेशन ऑपरेटर्स के लिए क्वेरी जो लिखनी है वो क्या होती है, सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए जो क्वेरी लिखनी है वो क्या होती है। तो वो वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया था, इस तरह का सेम क्वेश्चन था जो एक मैंने उनका आंसर लिख दिए थे, ठीक है। तो वो आपने सैम्पल पेपर को लाजमी चेकआउट करना है, उससे आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प आउट मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन और सेलेक्ट ऑपरेशन में डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर वो बोलता है ना रोज़ से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का बोलता है, रोज़ से, ठीक है, रोज़ से, तो उसके लिए सेलेक्ट ऑपरेशन की क्वेरी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अगर वो आपको कॉलम से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कॉलम से आपने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन जो है ना वो यूज़ करना है। प्रोजेक्ट की ये क्वेरी है और ये भी क्वेरी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सेम जो हमें उन्होंने बोली थी प्रोजेक्ट की क्वेरी वो ये वाली थी, ठीक है। ये वाली क्वेरी थी सेम इसी तरह की, ठीक है। और जो सेलेक्ट ऑपरेशन की क्वेरी बोली गई थी वो ये वाली थी, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये जो थी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट, अब वहाँ पे 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया हमारे सैम्पल पेपर में, ठीक है। तो इस पे पहले कभी नहीं देखा मैंने क्वेश्चंस, इस दफ़ा इस पे असाइनमेंट भी आई है और ये भी आया, तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इस दोनों का आपको पता होना चाहिए, सेलेक्ट ऑपरेशन और प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में। जॉइन ऑपरेशन तो सीधा साधा होता है, इसकी बस आपको क्वेरी लिखने का स्ट्रक्चर पता हो, ये वाला जॉइन स्ट्रक्चर की क्वेरी लिखने का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये वाला पहले ए एंड बी, वेयर ए डॉट डब्ल्यू वेयर बी डॉट एक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी ज्वाइन में इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। ये सेम जो स्टेटमेंट ये वाली है, ये वाली स्टेटमेंट, ये एक ही स्टेटमेंट है और ये हमारी
जो असाइनमेंट थी तब भी आई हुई थी, ठीक है। तो जॉइन ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो है ना वो ये जॉइन ऑपरेशन और सिलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशन, इनमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। और आया लॉन्ग क्वेश्चन तो दो आएंगे ऑपरेशन, एक अकेला ऑपरेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेसेस, ये हम पहले लैंग्वेजेस पढ़ आए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो सेम उसी तरह ही है। इनमें भी वो क्या कहते हैं कि ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मॉड्यूल्स है ना 146 से 149 तक वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो मॉड्यूल्स हमने आगे किए हैं हमारे पास आए हैं 155, 156 और 157 और 158, ठीक है। जिसमें जॉइन ऑपरेशन, प्रोजेक्ट एंड और सेलेक्ट ऑपरेशन हो जाए। उसके बाद कमिट, रूल बैक, प्रोटोकॉल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। ये कमिट पॉइंट में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएगा, ठीक है। और लॉकिंग, ठीक है। लॉकिंग में आपको इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम और लॉस्ट ऑपरेट प्रॉब्लम की डेफिनेशन आनी चाहिए। इससे आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जनाब और इसमें एमसीक्यूज ही हैं। और सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपने करना है, ठीक है। और उसके अलावा जनाब इंडेक्स्ड फाइल क्या होती हैं ये, अब ये एक जो हमारे एमसीक्यूज थे सैम्पल पेपर में 3-4 एमसीक्यूज इन्हीं टॉपिक से थे कि इंडेक्स फाइल क्या होती है, सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है। इंडेक्स्ड फाइल का सिक्वेंशियल फाइल पे मतलब क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या सिक्वेंशियल फाइल्स को इंडेक्स्ड फाइल पर क्यों ज़्यादा फंक्शन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये हैशिंग होती क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं बल्कि एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए एंड पे जो है ना, वीडियो के एंड पे मैं वो लिख के भी बताता हूँ आपको कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डाटा माइनिंग, डाटा वार हाउसेस, ठीक है। ये डाटा क्लास डिस्क्रिप्शन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ये जो दो टाइप्स हैं ना डाटा माइनिंग्स की, ये टाइप्स का नेम आपको आना चाहिए और इनके जो काम होता है वो, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो डाटा माइनिंग है उसकी दो जो टाइप्स हैं उनके नाम लिखो। ये जो डाटा माइनिंग की दो फॉर्म्स, ठीक है, उसमें क्लास डिस्क्रिप्शन और क्लास डिस्क्रिमिनेशन आया था, ठीक है। ये चीज़ होती है। और क्लस्टर एनालिसिस, एसोसिएशन एनालिसिस, आउटलायर एनालिसिस एंड सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। और ये डाटाबेस सिस्टम में डाटा माइनिंग की एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो एडिंग होती है ना, ये वाली एडिंग, इसको भी पढ़ लिया करें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बाद का बन जाता है, जैसे डाटा अब्स्ट्रक्शन की टाइप्स का बना हुआ था, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद जनाब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा और मतलब कि फ़ाइनल के लिए जो क्विज़ के तौर पर इम्पोर्टेंस है। और इनमें थोड़े से शॉर्ट लेक्चर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग इनमें नहीं आता है। इनमें से क्विज़ेज़ आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल 170 से लेके इसमें आपको जो भी हाईलाइटेड चीज़ मिलेगी वो सारी क्या है, वो एमसीक्यूज़ है, ठीक है। वो क्या है, वो एमसीक्यूज़ है। जो शॉर्ट लेक्चर्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि वो शॉर्ट लेक्चर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट लेक्चर्स जो भी देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ रिसर्च मेथडोलॉजीज़ में भी सारे एमसीक्यूज़ ही हैं, ठीक है। ये ट्यूरिंग टेस्टिंग जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ट्यूरिंग टेस्टिंग का, आपको पता हो, ठीक है। और इसके अलावा जनाब यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे आपको इमेज एनालिसिस एंड इमेज प्रोसेसिंग के नाम से एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जनाब आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यूज़ पे तौर पर जो कि मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ये जो सिंथेटिक एनालिसिस और सिमेट्रिक एनालिसिस है इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इनके, वो पूछते हैं कि जो CS है इसके सोशल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। इसी तरह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इसका क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पूछते हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पूछते हैं CS के। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है मतलब कि कंप्यूटर आपको हेल्थ में क्या काम कर रही है और नेगेटिव इम्पैक्ट में वो क्या क्या असरात कर रही है। आप शॉर्ट लेक्चर्स देखोगे उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ये करने। इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, सॉरी जो एमसीक्यूज़ भी हैं, ठीक है। और ये इथिकल इश्यूज़, CS में इथिकल इश्यूज़ कौन से होते हैं, इनके आपको नाम आने चाहिए। ये जैसे प्राइवेसी है, ये डिजिटल ओनरशिप है, ये डाटा गैदरिंग है, ठीक है। इसके अलावा लाइसेंसेस इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है, इसमें ये जो इनके नाम दिए गए हैं ना, ये एक्ट
ये एक्ट में से इनके जो होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस में इनकी ये मुखफ़फ़ पूछे जाते हैं कि COPPA किसका मुखफ़फ़ है, HIPPA किसका मुखफ़फ़ है, ECPA किसका मुखफ़फ़ है, ठीक है। जैसा ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे सैम्पल पेपर में भी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट क्या है, तो इनके आपको ना जो मुखफ़फ़ हैं वो आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ये शॉर्ट लेक्चर्स में है और इसमें आगे जो इसकी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और इसकी कैटेगरी पूछ सकता है, तो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद करनी, उसके बाद इसकी कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज में इनकी कैटेगरीज़ की डेफिनेशन आपको भी आनी चाहिए। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, डेटाबेस राइट क्या होता है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो कि मैंने समझाया था हमारे जो क्या कहते हैं कि शॉर्ट लेक्चर्स उनमें, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स है और इसमें वो क्या बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना इसके ये वाली चीज़ होती है, ये पेटेंट, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड डिज़ाइन, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, डेटाबेस राइट, ये इसकी कैटेगरीज़ हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। आपने इसकी जो ये कवर्स है ना, कवर्स में ये आप इसके करो या ना करो, इससे करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि ये किसके लिए यूज़ होती है, यानी कि पेटेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये इजाद जो होती है उनके लिए यूज़ होता है, कॉपीराइट किसके लिए होता है, यह म्यूज़िकल आर्टिस्टिक्स वर्क्स और सॉफ्टवेयर पर यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह ये आपने चीज़ याद करनी कि इन पे अप्लाई करने का ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, और इनकी जो ड्यूरेशन है वो क्या है। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब मैंने फ़ाइनल दिया था ना तो तब मेरे पास जो क्वेश्चन यही आया था, उसमें दो चीज़ें पूछी गई थी। एक तो उन्होंने पता क्या किया हुआ था कि ये इसकी जो टाइप्स है ना वो ऑलरेडी, इसकी जो टाइप्स थी वो क्या ऑलरेडी लिखी हुई थी, इसी तरह टेबल बना हुआ था। वहाँ पे आपने जस्ट ये दो चीज़ें लिखनी थी, ठीक है, ये दो चीज़ें ऊपर ये हेडिंग दी हुई थी और नीचे ये लिखना था कि इसकी अप्लाई करने की ज़रूरत है, इसकी नहीं है, इसकी इतनी ड्यूरेशन थी, इसकी इतनी ड्यूरेशन थी, ठीक है। और ये 5 थी, यहाँ पे 6 है शायद, ठीक है। यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, 6 टाइप्स हैं, 6 में से 5 टाइप्स आती हैं और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको इस पे डिटेल नहीं दे सकता, ठीक है। यार, बोर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सिंपल है, क्योंकि मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, ठीक है। तो उसके अलावा जो मेन एरियाज़ होते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के, वो कौन से होते हैं, नेम आपको पता होना चाहिए बस, कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक है, ये होना चाहिए। फायरवॉल का आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस पर MCQs भी आया हमारा जो सैम्पल पेपर उसमें भी, ठीक है। उसके अलावा जनाब इंफॉर्मेशन आप कहाँ से डाटा गैदर कर सकते हो, तो ये आपको पता ही है सब, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप आजकल डाटा गैदर कर सकते हो। ये अब EPIC का जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आया हमारे सैम्पल पेपर में, ठीक है, इसका मुखफ़फ़ लिखना है। अगर आप इसके थोड़ा सा आगे भी डिटेल लिख दोगे तो इट्स बेटर, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PI क्या होता है, प्राइवेसी इंटरनेशनल होती है, ठीक है, तो ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्योरिटी एरियाज़ इसको छोड़ दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोशल इश्यूज़ जो IT के हैं, इनका आपको नेम पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन, डिफेमेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, साइबर बलिंग, गेमिंग एडिक्शन, प्राइवेसी, ये सारे सोशल इश्यूज़ हैं IT के, मतलब कि कंप्यूटर के जो सोशल इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं, तो इनका मेन चीज़ जो है वो आपको इनका नेम याद होना चाहिए। 10 हैं तो इनका आपको नेम याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल, स्पैम्स एंड लाज, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था हमारे सैम्पल पेपर में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ज़्यादा इश्यूज़ बन रहे होते हैं, या जो क्या करती है कि डाटा ख़राब करने के लिए कोई चीज़ देती है हमारे सिस्टम्स में, तो वो स्पैम ईमेल्स थे। वहाँ पे और भी ऑप्शन थे, वो उनको ख़त्म करने के लिए थे, लेकिन ये स्पैम ईमेल का ऑप्शन वहाँ पे राइट था। ये इंपॉर्टेंट लाज का ऑप्शन जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट जो लाज है हमारे वो कौन से हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके अलावा जनाब ये कंटेंट रिस्क क्या होता है, इसमें MCQs था सैम्पल पेपर में कि कंटेंट रिस्क में से कौन सी यहाँ पे जो है ना वो ऑप्शन राइट है, तो उसमें हार्मफुल कंटेंट जो था वो ऑप्शन राइट था। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी MCQs में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जनाब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट के नाम से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट क्या होता है, इसमें ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये 3 टाइप्स होती हैं इसमें। तो ये जस्ट इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का होता है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जनाब। उसके बाद हमारे फाइनल का जो मैक्सिमम पोर्शन होगा ना क्वेश्चंस का,
ठीक है, वो मॉड्यूल आपके 187 से नेक्स्ट तक होगा। ठीक है, 187 से मैंने स्टूडेंट्स को जो मुझे व्हाट्सएप पे पूछा उनको भी मैंने बोला कि 186 से एंड तक जो मॉड्यूल्स हैं वो अच्छे से कर लो और उनका कंसेप्ट लेने की कोशिश करो। अब हम यहाँ पे बात करें हमारे एम एस वर्ड की, तो एम एस वर्ड में पहली तो चीज़ ये है कि जब भी आप पेपर में जाओगे एम एस वर्ड के से कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने एम एस वर्ड को ओपन करना है। ओपन करके वहाँ पे वो चीज़ देख लेनी है, देख के वो चीज़ लिख देनी है, और आपको कोई बंदा रोकेगा नहीं कि आपने क्यों ओपन किया। ठीक है, क्योंकि ये आपको अलाउ है। ठीक है, एम एस वर्ड आपको अलाउ होता है। ठीक है, तो इसमें आपने कोई, पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि इसका होम और इंसर्ट टैब आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, होम और इंसर्ट टैब में क्या क्या फंक्शन है वो आपने फंक्शन साथ में अप्लाई करने। अभी घर बैठ के प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, प्रैक्टिस करके अप्लाई करो। अगर आपने एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर ली तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपसे अगर वो पूछते हैं, ये जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये एंडो का बटन है, ये कौन सा बटन है, वो पूछ लेते हैं कि जी फ़ॉन्ट साइज़ का बटन कहाँ पे मौजूद है, तो आप जाओ सिंपल अपने एम एस वर्ड पे जाओ, वहाँ पे बताओ कि ये बटन है। ठीक है, वो पता कैसे चलेगा आपको कि यहाँ पे वो बटन है? हालांकि देख के भी उसको वहाँ पे लिखना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने उसको एम एस वर्ड को किया नहीं होगा। ठीक है, किया नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ एम सी क्यूज़ हैं, ये भी एम सी क्यूज़ हैं, ये भी एम सी क्यूज़ हैं। इनकी शॉर्टकट फॉर्म्स होती हैं, कीज़ जो है। होम रिबन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिबन है। आपको पता होना चाहिए कि होम रिबन में कितने नीचे जो ग्रुप्स होते हैं, इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स हैं डिज़ाइन में, वो आप यार वहाँ से देख के लिख सकते हो। मैं इस पे इसलिए ज़्यादा नहीं तवज्जो दे रहा क्योंकि आप वहाँ पे इसको सेम टू सेम देख के लिख सकते हो। और हमने इन लेक्चर्स पे बहुत ही लेंथी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी देखें, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। वहाँ पे हमने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है हर एक चीज़ को। वो बोलते हैं कि आपने जो है ना पेस्ट विद द रिबन यानी ये करना है या वो करना है, ये सारा मैंने आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये पेस्ट करने के जो 3 तरीके हैं किस तरह से किया जाता है। ठीक है, उसमें अगर वो बोलते हैं कि यानी कोई चीज़ लिखनी है और उसके स्टेप लिख दो, तो वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया कि किस तरह करनी है। जिन्होंने किया उनको पता है कि वो कितनी अच्छी वीडियोस थी और उनका हेल्पफुल हुई है, उनकी हेल्प हुई है उससे। ठीक है, ये सारे जो है ना एम एस वर्ड के ये आपको आने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत जो एम एस एक्सेल है ना उसमें से ज़्यादा आते हैं और एम एस वर्ड से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये एम एस वर्ड के जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने बोला था कि पेज लगाना है, न्यू पेज। ये जो सैम्पल पेपर था उसमें पूछा हुआ था कि न्यू पेज लगाना है, उसके लिए स्टेप लिख दो। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको सैम्पल पेपर में बताया कि किस तरह आपने उसको न्यू पेज लगाना है। ठीक है, वो इस टैब से था, ये जो था ना इस टैब से। ठीक है, इस पे हम कवर पेज, ब्लैंक पेज या ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे ना तो वो एक न्यू पेज ही होगा। ठीक है, इसके 2-3 तरीके होते हैं किस तरह से हम जो है ना वो न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में नहीं, इसमें से कुछ नहीं पूछा गया था। एक्सेल के कुछ पूछे गए थे जो कि एक हाँ, एक्सेल का एक एम एस पावर पॉइंट का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था हमारे सैम्पल पेपर में, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया था और साथ में लाइव दिखाया था कि आप इसको प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। ये साइकिल का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि साइकिल आपने बनाना है और साइकिल बनाना है तो उसके स्टेप लिख दो, जस्ट स्टेप आपने लिखने होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर्स में बाकायदा बताया है कि किस तरह साइकिल बनाया जाता है और उसके किस तरह स्टेप्स लिखे जाते हैं। ये हेडर और फुटर जो होता है इनका आपको पता होना चाहिए। हेडर अगर हम बंदा लगाएं या हेडर या फुटर, तो ये टॉप ऑफ द पेज होगा और तमाम पेजेस पे होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ जो कि क्वेश्चंस मैंने कहीं पे देखा था, और क्वेश्चंस क्या था कि अगर हम हेडर लगाएं तो वो किस किस पेज पे होता है, वो ऑल दी पेज इन दी डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उस वहाँ पे हम जो ना हेडर और फुटर फॉर्मेट जो होता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा मिस कर भी जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मिस हुई हो। ठीक है, मैं क्योंकि बात को आते जब एक दफ़ा बंदा करता है फिर दूसरी दफ़ा करता है तो वो चीज़ें जो मिसिंग होती हैं वो भी सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ड्रॉप कैप कैसे लगाते हैं, ठीक है, ड्रॉप कैप को कैसे लगाते हैं, हाउ टू यूज़ ड्रॉप कैप, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह लगाते हैं। ठीक है, ये आप अगर आप देखोगे ना शॉर्ट लेक्चर सीरीज़, वो जो ये वाले लेक्चर्स हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह लगाते हैं, पेज का बॉर्डर किस तरह लगाना है। ठीक है, ये जो मार्जिन है, लेआउट है, सारा कुछ आपको वहीं से पता चल जाएगा क्योंकि हमने वहाँ इनको डिटेल से कवर किया है। ठीक है, 2 वीडियोज़ हमने बनाई, मतलब कि मॉड्यूल 186 से लेके
मॉड्यूल 200 तक पहली वीडियो थी और मॉड्यूल 201 से लेके 214 तक दूसरी वीडियो थी। इसमें हमारा जो एम एस वर्ड का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एम एस पावर पॉइंट का पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। एम एस पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन में सॉरी क्या कह रहा हूँ कि इसके सैम्पल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपको पता है मैंने वो आपके सामने किया था कि किस तरह उसको करते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, ट्रांजिशन क्या होती है, ट्रांजिशंस में आगे वो जो था वो आपको पता होना चाहिए। ये पूछा गया था क्वेश्चन। और ये देखा आपने क्वेश्चन, आपको शायद पता हो कि ट्रांजिशन टाइमिंग ग्रुप में वो पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। ये एमसीक्यूज था हमारे सैम्पल पेपर में, ठीक है, कि ट्रांजिशन टाइमिंग ग्रुप में कौन सा जो टैब है वो नहीं है। तो उसमें जो था ना वो जो सारे थे और एक जो था और अजीब सा था वो नहीं था उसमें, ठीक है। तो वो राइट ऑप्शन था, ठीक है। उसके अलावा जनाब एनिमेशन रिबन में ये लॉन्ग पूछा था सैम्पल पेपर में। एनिमेशन रिबन में जाके आप जो पहले से मौजूद एनिमेशन बने हुए हैं उनको आप किस तरह ऐड कर सकते हो, तो वो मैंने आपको वहाँ पे करके दिखाया है सैम्पल पेपर में। ये जो क्वेश्चन है ना सैम्पल पेपर वाला, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने लगे हैं आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा जनाब एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, 2 वीडियोस बनाई हैं 4 लेक्चर्स पे। ये जो मॉड्यूल 221 है और 224 है, इस पर 2 वीडियोस बनाई हैं। दोनों वीडियोस में मैंने इम्पोर्टेंट जो फार्मूले थे वो कवर किए हैं और उनके साथ में डिटेल से बताया कि उनको आपने किस तरह लागू करना है। जो दूसरी वीडियो है ना एम एस एक्सेल पे, वो आपने लाजमी देखनी है, पार्ट 2 जो है। उसमें जो काउंट इफ़ का फार्मूला लगाया हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके फाइनल के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि उस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं काफ़ी, ठीक है। ये 2 MCQs है। टाइप के लिए इक्वल साइन जो होता है फार्मूले से पहले लगाया जाता है, और ये जो साइन होता है ये स्पेसिफाई करने के लिए लगाया जाता है। ये अब क्वेश्चन जो है स्पेसिफाई वाला जो है ना, ये वाला, ये आपके जो सैम्पल पेपर है उसमें भी आया है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर को करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो क्लियर हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सम, एवरेज और मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, ये 4-5 फार्मूले इन्होंने दिए थे, लेकिन पेपर में इनसे हट के क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक अभी सैम्पल पेपर में सब्ट्रैक्शन का फार्मूला पूछा गया था, जो कि इन्होंने कहीं पे भी लागू नहीं किया था। ये जो पूरी हमारे हैंड आउट्स हैं, लेकिन मैंने जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ बनाई है उसमें मैंने उन दोनों को लागू किया है, सब्सट्रैक्शन को भी और काउंट को भी, ठीक है। तो जो दूसरी वीडियोस में सब्सट्रैक्शन मैंने वो जो सैम्पल पेपर में ही क्वेश्चन आया था उसी को करके दिखाया था, ठीक है। एम एस एक्सेल में यही फार्मूले किस तरह लगाने वो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो ये आपको वीडियोस देखने से इसकी मज़ीद कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है। सॉर्टिंग एंड फ़िल्टर क्या होती है, ये अरेंज करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, डाटा को अरेंज करने के लिए। ये अब MCQs था हमारे सैम्पल पेपर में, ठीक है। उसके अलावा जनाब सॉर्टिंग आप किस तरह ऐड कर सकते हो ये भी मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। एम एस एक्सेस में क्या होता है, एम एस एक्सेस ये जो SQL शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि SQL क्या होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, और ये आप इसकी जो 2 लाइन्स है ना ये आप उसमें क्वेश्चन में लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। न्यू डाटाबेस किस तरह क्रिएट करना होता है, ठीक है। नेविगेशन पैनल क्या है, एक्सटर्नल डाटा क्या है, मैनेज करना है आपने टेबल्स को, तो वो आप कैसे करोगे। न्यू, अच्छा यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एम एस एक्सेस के, ठीक है। एम एस एक्सेस के लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको जस्ट 3-4 चीज़ें बोलते हैं। वो ये सारे जो ये क्रिएट वाला टेबल है ना, ये जो क्रिएट का टेबल है, टैब है, इसी में से आपको पूछते हैं कि न्यू टेबल क्रिएट किस तरह करते हैं, न्यू क्यूरी विज़िट किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। न्यू फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये 4 इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। ये आप शॉर्ट लेक्चर्स देखोगे तो आपको इनका जो आइडिया हो जाएगा। कोई भी चीज़ आए आप जस्ट ओपन करो उसको, और ओपन करके साथ में करते जाओ, साथ में लिखते जाओ। उसके अलावा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेरी विज़ार्ड में आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेरी, ठीक है। क्वेरी 4 टाइप्स की होती है। एक होती है सिलेक्ट होती है, इंसर्ट होती है, डिलीट होती है, और क्या होती है भला, ये डिलीट होती है, हाँ, अपडेट और डिलीट होती है, ठीक है। तो इनमें आपको जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ये पूछते हैं कि जो सिलेक्ट क्वेरी है इसका जो जेनेरिक SQL सिंटैक्स है, ठीक है, जेनेरिक SQL सिंटैक्स वो लिखो। तो मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, शॉर्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि आपके पास ये 3 हैं इसके सिंटैक्स, इनमें से आप जो है ना एक लिखना है आपने, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट का आपने ये इंसर्ट इनटू टेबल नेम फील्ड 1 फील्ड 2 एंड वैल्यूज़ ये लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद ये क्यूरी विज़ार्ड किस तरह, ये वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते इसमें। जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये क्रिएट वाले, वो नहीं पूछे जाते इसमें से। ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ये जेनरिक एसक्यूएल सिंटैक्स वाला, ठीक है। उसके अलावा जनाब इसमें आपने कुछ नहीं करना है। एमसीक्यूज़ टाइप कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नोटपैड और वेब पेज क्या होती है ये, अच्छा, वेब पेज के एक्सटेंशंस के लिए हम डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम यूज़ करते हैं। ये हमारे सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे आपको भी पता होना चाहिए कि एच टी एम एल जो होता है उसका मुखफ़फ़ क्या है और क्या चीज़ है, ठीक है। एच टी एम एल एलिमेंट्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सॉरी एज एम सी क्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये वाला, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जनाब ये इन लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये मुझे एम सी क्यूज़ आया था किसी दौर में, और मुझे आज भी याद है कि ये इन लाइन एलिमेंट्स में से एम सी क्यूज़ आया था। उसमें आपको ये ए का जो है ना ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन होगा। ये बी टी डी ए और आई एम जी जो है ना वो इन लाइन एलिमेंट्स में आता है, ठीक है। उसके अलावा जो हेडिंग्स होती है ना, यहाँ जैसा पे ये हेडिंग 1 है, ये पूछते हैं आपसे कि एच टी एम एल की कितनी हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये एम सी क्यूज़ होता है। तो एच टी एम एल की जो ना वो 6 हेडिंग्स होती है, ठीक है, H6, ठीक है। ये एम सी क्यूज़ भी मैं आपको कुछ साथ बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ड्रीम व्यूवर, ड्रीम व्यूवर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एच टी एम एल एडिटर होता है ये, ठीक है, और इससे हम वेब पेज जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने इतनी लाइन ये हाईलाइट की हुई है इसी के रिलेटेड ही है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ जो आपको ना इनके मुखफ़फ़ पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मुखफ़फ़ पता होना चाहिए ये वाला, ठीक है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एज एम सी क्यूज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं आना। यहाँ पे एंड पे एक क्वेश्चन है आपके पेपर से रिलेटेड, वो है किस तरह हम इमेज जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेब पेज डेवलपमेंट के आगे नेक्स्ट एंड पॉइंट यूज़ है, ठीक है, कि इंसर्टिंग इमेज, किस तरह इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप जो सिंपल है वो सेम प्रोसेस होता है जैसे हमारे पास एम एस वर्ड में होता है या एम एस पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। इंसर्ट टैब में जाके प्रेस इमेज बटन का क्लिक करना है और अपने पीसी से वो या मोबाइल से वो इमेज सेलेक्ट करनी है और ऐड कर देनी है। तो ये 3-4 स्टेप बनते हैं इंसर्टिंग इमेज के जो आपने यहाँ पे लागू करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करूँ मैं अगर इनमें मौजूद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, लाइक थ्री जो क्विज़ थ्री था वो हमारा मॉड्यूल 109 से लेके 162 मॉड्यूल्स तक था, लेकिन उससे आगे आपको नहीं मिले क्विज़ और ना उससे आगे हैं। तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, 162 से लेके आगे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इनमें से वो पे, और उसमें आपको इनके एमसीक्यूज़ किस टाइप के आते हैं, ये एम एस वर्ड से एम एस एक्सेल से वो आपको समझ आ जाएगी कि किस टाइप से आते हैं। जिस स्टूडेंट ने इस टाइम तक वीडियो देखी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए ताकि मुझे पता चले कि ऐसे मेहनती स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मतलब कि वीडियो को वेस्ट नहीं समझा और इस टाइम तक देखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ जो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।